तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी माइनर पेपर सेमेस्टर 1 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें आपको पूरा का पूरा ई पेपर के माध्यम से स्टडी कराया जाएगा और डेफिनेटली यहाँ से आपके लगभग 60 to 70% क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस यूनिवर्सिटी के काम में आएगा। सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यह है माइनर पेपर हिंदी। ठीक, माइनर पेपर हिंदी कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए? तो SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी और NPU के लिए। ठीक है, अब पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर एंड लास्ट में हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यह वीडियो लगभग 1 घंटा का रहने वाला है क्लास। तो आप लोग आराम से बैठ जाइए, 1 घंटा मेरे साथ बैठाइए और 3 घंटा आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो ये SKMU दुमका का सिलेबस है। यहाँ पे देखिए पढ़ना क्या है आपको। तो पढ़ना है महाभोज, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा पढ़ना है आपको राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी और भाषा बोली समाचार लेखन और संपादकीय। सेम एज इट इज़ आपको पढ़ना है रांची यूनिवर्सिटी और NPU के सिलेबस में। देखिए महाभोज, मन्नू भंडारी, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, सब कुछ वही है, संपादकीय लेखन। ठीक है, और दोनों का माइनर पेपर 1 आया है सेमेस्टर 1 में, तो यानी कि सिलेबस सेम है। अब मैं आपको पिछले साल का पहले क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं जो पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर पे। इतना सच बता रहा हूँ रियलिटी दोस्त, इतना कोई आपको प्रोफेसर नहीं देगा, ना कोई गेस्ट पेपर देगा, जितना मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए यह 22-26 सेशन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और उस टाइम में माइनर पेपर जो है 100 मार्क्स का होता था। ठीक है, और उस टाइम माइनर पेपर को IRC के नाम से जाना जाता था। अभी यह पेपर 75 नंबर का होता है। ठीक है, तो टाइमिंग 3 घंटा ही मिलेगा, 75 मार्क्स का एग्जाम हो चाहे 100 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रुप A 1 मार्क्स वाले, आपके 5 आएंगे एग्जाम में, यहाँ पे 10 दिए गए हैं। अच्छी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है, तो हमारा है पहला, महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि कब हुआ था महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्लीज़ अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो आप उसे लेके बैठिए और नोट करते चलिएगा। तो महाभोज जो उपन्यास है, ठीक है, इसको हम लोग नाटक भी बोल सकते हैं, मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। लेखिका का नाम क्या है? मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी लेखिका का नाम है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये उपन्यास आपको पढ़ना है महाभोज। हम लोग भोज खाने जाते हैं ना, जब कोई मरता है व्यक्ति तो भोज खाने जाते हैं, पूड़ी बुंदिया और क्या क्या रहता है बहुत कुछ। ठीक है, तड़का वगैरह, तो भोज खाने जाते हैं। सेम वही भोज है, उसी भोज का बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग पूरा जानेंगे डिटेल में सब। तो महाभोज उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो यह उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मन्नू भंडारी इनकी लेखिका हैं। अगला है महाभोज का अर्थ क्या है? तो देखिए यह जो नाटक उपन्यास है, यह सरकारी तंत्र यानी कि नौकरशाही में और राजनीति में एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाता है, ठीक है, और फिर उसका भोज होता है तो मृत्यु पर होने वाला एक महान भोज, इसी को बोला जाता है महाभोज। ठीक है, और कारण क्या रहता है? व्यक्ति नौकरशाही मतलब जो सरकारी नौकरी वाले हैं उन लोगों से और राजनेता से थक के किस तरह से बेहाल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ग नंबर है हमारा, महाभोज उपन्यास के प्रमुख 3 पात्रों के नाम लिखें। ठीक है, तो महाभोज उपन्यास जो है इसके 3 पात्र कौन कौन से हैं? देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप एक ले सकते हैं बिशु को। बिशु मतलब विशेश्वर जिसका नाम है। ठीक है, बिशु। दूसरा हम नाम ले सकते हैं क्या नाम लीजिएगा, दा साहब का ले लीजिएगा, दा साहब। ठीक है, ये सभी कहानी के पात्र हैं। और फिर हैं आपका जोरावर। ठीक है, जोरावर, ये सभी कहानी के पात्र हैं, जोरावर। तो 3 को पात्र पूछा, 3 का नाम बता दिया। आप लोग नोट करते चलिएगा, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है एक कहानी यह भी, किसकी आत्मकथा है? तो एक कहानी यह भी, यह किसकी आत्मकथा है? स्वयं मन्नू भंडारी की बायोग्राफी है एक कहानी यह भी। ठीक है,
मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है यहाँ पे भाषा धातु का मूल रूप क्या है। तो आपने गौर किया कि आपका जो सिलेबस है यहाँ पे महाभोज तो पढ़ना ही है, ठीक है, महाभोज तो पढ़ना है। इसके अलावा आपको राजभाषा हिंदी भी पढ़ना है, राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ना है, भाषा, बोली, समाचार लेखन और संपादकीय लेखन भी पढ़ना है। तो इनसे भी जाहिर सी बात है कि इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न क्या बनता है, भाषा का धातु रूप क्या है। धातु मतलब कि शुद्ध रूप, बिना जोड़े बनाया गया, ठीक है। तो भाषा जो शब्द है भासो यहाँ पे रह पाएगा प्लस आ इज इक्वल टू होता है भाषा, ठीक है। तो ये होता है भाषा का मूल रूप धातु होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, ठीक है। तो भाषा का मूल रूप क्या है, भास। जैसे क जो हमारा बना है, ये क जो बना है ये किससे बना है मालूम है, आधा क जोर अ बराबर क होता है, पूरा क, समझे। इसमें अ जुड़ा हुआ है, क में अ जुड़ा होता है, ठीक है। सेम ख में भी ये कैसा बना है, ख जोर अ, ठीक है। ये व्याकरण का एकदम बेसिक स्टेप है। तो भास धातु का रूप क्या है, भाषा का भास। नेक्स्ट है संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी जो है हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज भारत का कुछ भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है, राजभाषा। राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो हिंदी इज आवर नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आवर रॉयल लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी हमारी क्या है, रॉयल लैंग्वेज है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको याद रखिएगा। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो राजभाषा का दर्जा संविधान में 14 सितंबर, कई सितंबर, 14 सितंबर, 5 सितंबर मनाते हैं ना, उसी महीने में 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा जनसंचार के मुख्य कितने माध्यम हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने भी जनसंचार करते हैं, मतलब जितने भी तरीक़ों से हम अपने बात को पहुंचाते हैं, अपने शब्दों को पहुंचाते हैं, उसके 3 माध्यम, कितने, 3। पहला है प्रिंट मीडिया, ठीक है। दूसरा क्या है, तो प्रिंट मीडिया हो गया। दूसरा आपका श्रव्य मीडिया हो गया, श्रव्य मीडिया। और तीसरा हो गया आपका दृश्य मीडिया। प्रिंट मीडिया में आपका पेपर आ जाता है, ठीक है। श्रव्य मीडिया में आपका जो है रेडियो आ जाता है, रेडियो। और दृश्य मीडिया में आपका टेलीविज़न आ जाता है और मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो 3 प्रकार के माध्यम से हम लोग जो है संचार यानी कि सूचना को पाते हैं। तो जनसंचार के कितने माध्यम हैं, 3, प्रिंट मीडिया, दृश्य मीडिया और श्रव्य मीडिया। नेक्स्ट है हमारा दूरदर्शन किस तरह का जनसंचार है। तो दूरदर्शन, टेलीविज़न इंग्लिश में बोला जाता है। तो टेलीविज़न में हम लोग ऑडियो और वीडियो दोनों पाते हैं। तो लिख दीजिएगा दृश्य और श्रव्य दोनों, दृश्य और, ठीक है, मेरे पास बोर्ड नहीं है इसलिए श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दोनों, ये है, यो है, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से निकला। तो देखिए हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है यह निकला था कब। तो यार ये जो है ना कलकत्ता से निकला था 1826, केवल डेट याद रखिए, ठीक है। 1826 को कलकत्ता से निकला था। नाम था उद्दंड मार्तंड। क्या नाम था, उद्दंड, ठीक है। वो देखें मूवी ढोल, पूछता है क्या नाम है, बोलता है मार्तंड ठठेरे। तो उसी तरह से उद्दंड मार्तंड इसका नाम है, मार्तंड, ठीक है, मार्तंड। उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से निकला था 1826 को। यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर, 14 सितंबर, अभी मैंने बताया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए 14 सितंबर 1949 से, ठीक है, 14 सितंबर 1949 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं, ठीक है।
तो ये थे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे। अब हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखिए, भाषा और बोली में अंतर लिखिए। ये 5 मार्क्स वाले थे जो एग्जाम में आए हैं। पहले आता था 20 मार्क्स का, अब आता है 15 मार्क्स का। तो इसको काटिए और 15 कीजिए, ठीक है, 15 मार्क्स का आएगा। प्रश्न है, महाभोज उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर विचार करें, या महाभोज उपन्यास में व्यक्त मूल संवेदना को स्पष्ट करना है, ठीक है। ग नंबर है आपका महाभोज, जो स्वतंत्र मतलब जब हम लोग को फ्रीडम मिल रहा था, ठीक है, स्वतंत्रता के उत्तर भारतीय राजनीति की विकृति के पर्दाफाश का उज्ज्वलंत दस्तावेज है, समीक्षा करें। यानी कि यह जो है राजनीति और ब्यूरोक्रेसी को पर्दाफाश करता है मन्नू भंडारी का यह लेख महाभोज, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको। घ नंबर में है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की उपादेयता बताइए, कि राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी कहाँ तक सटीक बैठती है या नहीं बैठती है, ये बताइए। क्योंकि भारत में जो है हर राज्य का अपना अपना भाषा है, इसलिए अगर कोई हम लोग नेशनल लैंग्वेज रख ले किसी को तो फिर विद्रोह हो जाएगा। राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए और समाचार पत्र के लेखन समस्याओं पर अपने विचार दीजिए। तो कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन है सभी। अब चलिए हम लोगों को करना है क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। सब मिला के 25 पेज का PDF है, सब मिला के। तो ये गेस्ट पेपर का मतलब ई बुक, हम लोग ई बुक बोलेंगे, गेस्ट पेपर से ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ई बुक है ना। तो शुरू करते हैं यहीं से, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित महाभोज नाटक का संक्षिप्त सार लिखिए। सर लिखा गया है, सार होगा, सार मतलब संक्षिप्त में बता दीजिए पूरा का पूरा कहानी। तो ध्यान से सुनिए मेरे साथ। देखिए, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित महाभोज नाटक राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध के गठजोड़ पर आधारित एक शक्तिशाली कहानी है, ठीक है। कहानी बोलिए, नाटक बोलिए, उपन्यास बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। यह नाटक उत्तर प्रदेश सरोहा गांव में एक दलित युवक बीसू की हत्या, ठीक है, किसकी हत्या हो गई? बीसू की। बीसू का पूरा नाम है विश्वेश्वर। बीसू की हत्या और उसके बाद होने वाले राजनीतिक साजिशों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये मान के चलना है कि यह जो है एक रियल इवेंट है, ठीक है। और हो सकता है इन फ्यूचर इस पर एक मूवी भी बने महाभोज नाम से, और बनाना भी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार में कुछ न कुछ लोगों को तो होश में आएगा। नाटक का सार, कहानी की शुरुआत होती है। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है? सरोहा गांव। कौन सा गांव? सरोहा। सरोहा गांव में बीसू, जो एक दलित युवक है, दलित मतलब ST या SC कैंडिडेट है, ठीक है, की हत्या कर दी जाती है। मरता नहीं है, हत्या कर दी जाती है, ठीक है। उसका हत्या कर दी जाती है बीसू का। और राजनीतिकरण क्या होता है? तो बीसू की हत्या को उपचुनाव जीतने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बीसू की जो हत्या हुई उसमें राजनीतिक उपचुनाव होता है। उपचुनाव मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके स्थान पे जो चुनाव लड़ा जाता है उसको उपचुनाव बोलते हैं। बीच में जो चुनाव होता है ना, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल के लिए खड़ा हुआ लेकिन वह बीच में ही मर गया, तो वहाँ पे जो चुनाव होगा उसके स्थान पे, उसको उपचुनाव बोलते हैं, ठीक है। तो उपचुनाव के लिए इसको हथियार कैसे बनाया जा रहा है? देखिए, सत्ताधारी पक्ष ने अपनी चालाकी से स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और क्रांति का प्रतीक, ठीक है। अब क्रांति का प्रतीक क्या होता है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति डेथ करते हैं तो सबसे पहले नेता लोग आ जाता है एकदम शाबाशी लूटने के लिए कि नहीं हम इसको प्रणाम करते हैं, अरे भाई जीते जी तुम लोगों ने रोड वगैरह कुछ नहीं बनाया, ठीक है ना, स्कूल पे ध्यान दिया ना सड़क पे ध्यान दिया, और मरने के बाद इन लोग प्रणाम करने आता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे फोकस किया गया है कि क्रांति का प्रतीक। बीसू का दोस्त बिंदा, कौन है बीसू का दोस्त? बिंदा है। बिंदा और बाद में सक्सेना जैसे पात्र, ठीक है। कौन? बिंदा और सक्सेना जैसे पात्र अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो अन्याय के खिलाफ कौन कौन आवाज़ उठा रहा है? सिंपल सी बात है, जाहिर से कि आपका दोस्त की भी अगर हत्या कर दी जाए तो आप भी आवाज़ उठाएंगे, चाहे घर वाले लाख मना करें फिर भी आप खड़ा हो जाएंगे कि नहीं, गलत हुआ है तो गलत हुआ है यार, इसको तो सही करना पड़ेगा, ठीक है। और गलत हुआ है तो उसको इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा किसी व्यक्ति का ना आत्मा कचोटते रहता है, सेम लाइक मी,
ठीक है। तो सक्सेना क्या है कि बिंदु का दोस्त है, सॉरी बिशु का दोस्त है बिंदास और सक्सेना, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और विरोध जारी रखते हैं। ठीक है। अब व्यवस्था का चक्र देखिए साइकिल कैसे बदलता है यहाँ पे। नाटक, तो नाटक यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है कि कैसे यह व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है और कैसे यह अन्याय के लिए लड़ने वालों को हराती है। ठीक है। जो अन्याय के प्रति जो न्याय के प्रति लड़ते हैं, यानी कि जो सच्चाई के प्रति लड़ते हैं, यह न्याय के लड़ने वालों को हरा देती है। ठीक है। तो यह कैसे होता है चलिए देखते हैं। न्याय के प्रति यानी कि जो सच्चाई के प्रति लड़ते हैं उसको हराती कैसे वो देखना है। नाटक के मुख्य विषय है राजनीतिक भ्रष्टाचार। ठीक है। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित महाभोज नाटक का मुख्य विषय क्या है? राजनीतिक भ्रष्टाचार। नाटक भारतीय राजनीति में व्याप्त अवसरवादिता, जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। अपराध और राजनीति का गठजोड़ है इसमें। ठीक है। यह नाटक राजनीति और अपराध के बीच संबंधों को दर्शाती है। जातिगत समीकरण, अब देखिए जातिगत समीकरण क्या होता है कि जब भी व्यक्ति कोई जीत जाता है तो अपने मतलब कास्ट का बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है, जो कि आम आदमी समझ नहीं पाता है। ठीक है। और वह बोलता है वाह 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 वाह, हमारे जात में हमारे कास्ट में यह व्यक्ति चुनाव जीता है। ठीक है। तो और जो व्यक्ति चुनाव जीतता भी है 100 में तो 70% नेता नालायक होते हैं, वह उस पोस्ट के लायक नहीं होते हैं। ठीक है। जो उस पद के लायक ना हो उसी को नालायक बोलते हैं, और नालायक ही होते हैं यार, रियलिटी बात है। 70 नहीं 90% बोलना चाहिए। उपन्यास में जातिगत समीकरणों को भारतीय राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बताया गया है। ठीक है। वंचितों का प्रतिरोध, नाटक वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले पात्रों के माध्यम से प्रतिरोध की भावना को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। तो नैतिकता का पालन, देखिए नैतिकता यानी कि शिष्टाचार का पालन। महाभोज में नैतिकता के पतन और सत्ता के दुरुपयोग को भी दर्शाया गया है। ठीक है। संक्षेप में महाभोज नाटक भारतीय राजनीति में व्याप्त बुराइयों और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ है। ठीक है। आप इस वीडियो में मन्नू भंडारी द्वारा लिखित नाटक महाभोज और उनके जो सारांश है इस पात्र परिचय में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पात्र परिचय देखते हैं। मन्नू भंडारी, और अब क्या कीजिएगा, इतना ही अभी फ़िलहाल, मतलब अगर पूरा लेंगे ना लॉन्ग तो एगो नाटक को कंप्लीट करने में मुझे लगता है 4-5 के पेज का आ जाएगा, और नाटक किसको सुनने का मन नहीं करता है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, जब आप लोग खाना खाइएगा शाम को या रात को या जब भी, तो खाली टाइम में मन्नू भंडारी महाभोज नाटक कार्टून वीडियो लिख दीजिएगा, और यूट्यूब में जो आएगा कार्टून वीडियो उसको देख लीजिएगा। उससे आपको फिगर की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है। कार्टून वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरे वीडियो से आपको इतना मोटा मोटा अनुमान पता चल गया है कि क्या होने वाला है कहानी में। ठीक है। तो फिर एकदम फिल्मी सीन चलेगा पूरा। तो अगला हमारा प्रश्न है मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। ठीक है। उत्तर नहीं होगा, ये प्रश्न होना था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखे। ठीक है। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, तो मन्नू भंडारी का जन्म यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। 1931 से 15 नवंबर 1921 हिंदी साहित्य की एक सुप्रसिद्ध कहानीकार, लेखिका, पटकथा लेखिका और शिक्षिका भी थे, यानी कि वो टीचर भी थे और नाटककार थी। जीवन और शिक्षा के बारे में फिर बताया गया है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। ठीक है। बचपन का नाम, तो देखिए उनका बचपन का नाम क्या था मन्नू का नाम था महेंद्र कुमारी। ठीक है। लेकिन लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम चुना, और यह नाम उन्होंने खुद चुना। ठीक है। शिक्षा की बात करें कहाँ तक पढ़ी थी, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर जो राजस्थान में है, जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। ठीक है। और फिर हिंदी विषय में उन्होंने एमए किया। ठीक है। आगे देखते हैं। तो उन्होंने व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन के तौर पे क्या किया, तो उन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका के रूप में काम किया, यानी कि एज अ टीचर। ठीक है। उन्होंने काम किया है मिरांडा हाउस में। देन साहित्य यात्रा की बात करें तो लेखन का संस्करण, देखिए
उन्हें लेखन का संस्कार विरासत में मिला क्योंकि उनके पिता सुख, ठीक है, संपत राय भंडारी भी एक जाने माने लेखक थे। इतने बड़े नहीं थे जितने बड़े मन्नू भंडारी हैं, बट वो भी एक प्रसिद्ध लेखक थे। तो वे अपने पिता से जो है विरासत में मिला, मतलब उनको पिता सिखाते गए और वे भी सीखती गई। उन्हें विशेष रूप से उनके उपन्यास, ठीक है, उनका उपन्यास का नाम क्या है, आपका बंटी, क्या नाम है, आपका बंटी, से लोकप्रियता मिली, जो धर्मयुग में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ और इसका एक धारावाहिक भी बना है, टीवी सीरियल भी बना है, आपका बंटी। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मन्नू भंडारी की, तो देखिए उनकी प्रमुख रचनाओं में आपका बंटी, महाभोज सबसे फेमस है ये, एक प्लेट सैलाब, ठीक है, मैं हार गई, त्रिशंकु, बिना दीवार का घर, ठीक है, ये सभी हैं। और विषय वस्तु की बात करें तो उनके साहित्य में स्त्री जीवन का संघर्ष, बाल मनोविज्ञान, स्त्री पुरुष संघर्ष और सामाजिक यथार्थ का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। और वहीं पुरस्कार की बात करें तो उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। उनकी रचनाएं और कई फिल्में भी बनी हैं जो उनकी साहित्यिक महत्व को बढ़ाती हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे शायद नहीं लिखा है, इनका फ़ोटो देख लीजिए, ये है मन्नू भंडारी, इनका देहांत हो गया, ठीक है। निधन कब हुआ इनका, तो 2021 में हुआ, ठीक है, 2021, देख लिए, दादी जैसा है एकदम ना, तो देख लिए मन्नू भंडारी। और ये इमेज 2015 का है। और एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं बताया गया है वो मैं बता देता हूँ। देखिए उनका जन्म 1931 में हुआ, यानी कि जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, उस टाइम पे ये कितने वर्ष की होंगी, 15-16 साल की, ठीक है। और ये आज़ादी की लड़ाई में भी खूब बढ़ चढ़ का हिस्सा लिए हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास 9 का किताब पढ़ा होगा तो आप में क्या जो है, पाठ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्लास 9 में भी इनका एक चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में क्या अंतर है, अंतर को लिखना है। देखिए भाषा और बोली, जैसे हम बोला है कि इटा खोरठा भाषा लगो, ठीक है, घर में हम खोरठा भाषा बोलाइए, तो हिन बंगला बोलाया, संथाली बोलाया, बहुत सारा भाषा बोलाया, ठीक है। तो जे भाषा तो नहीं बोला ना घर में, उटा भाई गलन बोली, और जिसको हम लोग लिखते हैं कॉपी में, ठीक है, वो हो जाता है भाषा। यानी कि बोली में गलती हो सकता है लेकिन भाषा में गलती नहीं माना जाता है, ठीक है। भाषा में गलती नहीं करना है, बोली में कितना भी गलती कीजिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन भाषा आपका शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। देखिए भाषा जो है बिगड़ा रूप है, और सॉरी भाषा सुधरा रूप है, बोली बिगड़ा रूप है। चलिए जानते हैं इसको डिटेल में, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। देखिए भाषा और बोली में मुख्य अंतर यह है कि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और उसका एक मानकीकृत व्याकरण होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। बोली जो है किसी खास एरिया में बोला जाता है। जैसे हिंदी का भी बहुत प्रकार है, खड़ी हिंदी, ठीक है, फिर उसको क्या बोलते हैं, तेरे को जाने का नहीं, मेरे को आने का नहीं, उस क्या बोलते हैं उसको यार, मुंबई साइड में बोला जाता है कुछ, ठीक है। तो हर जगह पे भाषा का अलग अलग रूप है, ठीक है। खोरठा का भी कई रूप है, खास पलिया, देवघर या पारनदिया, नागपुरिया, ठीक है। तो नागपुरी का भी कई रूप है। तो भाषा का अलग अलग रूप होता है, ठीक है, जो छोटे से इलाके में बोला जाता है। सॉरी, बोली जो है छोटे इलाके में बोली जाती है, भाषा बड़े इलाके में बोली जाती है। जैसे हिंदी भाषा पूरा भारत में बोला जाता है, इंग्लिश पूरा वर्ल्ड में बोला जाता है, ठीक है। तो भाषा क्या है, एक बड़ा रूप है, बोली छोटा रूप है। मानकीकृत होता है मतलब उसको जो है सरकारी मान्यता मिला हुआ है। भाषा को सरकारी मान्यता मिला है लेकिन बोली को सरकारी मान्यता नहीं मिला है, ठीक है। उसका कोई मानकीकृत व्याकरण नहीं होता है, बोली का कोई मानकीकृत व्याकरण नहीं, जबकि भाषा का अपना एक व्याकरण है। चाहे हिंदी हो, नागपुरी हो, संथाली हो, कुरमाली हो पंचपरगनिया हो, ठीक है, कुछ भी हो, खोरठा हो, सभी का अपना एक व्याकरण होता है, उसको मान्यता मिलता है भाषा का। और जिसको मान्यता नहीं मिला है वो भाषा नहीं बोली है, ठीक है। आपने कहावत सुना है कि डेगे डेगे पानी बदले और चाय डेगे वानी, ठीक है। मतलब एक डेग से मतलब आमने सामने का ही 100 मीटर के 200 मीटर के रेंज में जो है ना पानी का स्वाद बदल जाता है। आपने देखा होगा कि पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है 100 से 200 मीटर के रेंज में, ठीक है। यानी कि डेग डेग में पानी का स्वाद बदलता है। और 400 डेग में अगर आप जाते हैं कि मतलब 20 किलोमीटर के एरिया के बाहर या 50 किलोमीटर के एरिया के बाहर, तो आपको भाषा में बदलाव देखने को मिलता है। इसी को बोला जाता है कि डेगे डेगे पानी बदले और चाय डेगे वानी, ठीक है।
चलिए, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, चाइनीज और फलना ढिमका बहुत सारा। ठीक है। भाषा एक मानकीकृत व्याकरण होता है, यानी कि भाषा सरकारी मान्यता मिलती है। ठीक है। भाषा का लिखित किताब मिलता है। ठीक है। और व्याकरण होता है, इसके परीक्षाएं होती हैं, जबकि बोली का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। औपचारिक प्रयोग होता है भाषा का, जैसे शिक्षा में, सरकारी कामकाज में, अदालतों में भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। लेकिन बोली का प्रयोग केवल घर में ही किया जाता है। ठीक है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, किसी गांव, जिले या किसी स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। ठीक है। स्थानीय रूप, तो बोली भाषा एक स्थानीय रूप है जो उस क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। अनौपचारिक उपयोग, ठीक है, यानी कि भाषा का आप कितना भी गाली गलौज घुसा दीजिए सब सही है, सॉरी बोली में, ठीक है, किसी भी तरह से बोली, लेकिन भाषा को आपको अच्छा रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी लेक्चर दे रहे हैं कहीं पर भी और कुछ नहीं ना बोल सकिएगा वैसा, ठीक है, तो ऐसा बोलिएगा तो फिर कुटाई हो जाएगा। मिर्ज़ापुर देखें, वो जो डायलॉग मारता है लड़का खड़ा होके सीजन 3 में, इरशाद है, कहानी सुनाता है, ठीक है, कि वो अर्ज करते हैं किस तरह जो है, बहुत ख़राब वर्ड का यूज करता है, और फिर वो आदमी उसको पिटाने के लिए मतलब चप्पल लेके दौड़ाने लगता है। ठीक है, जेल ठोके नहीं डायलॉग मारता है। कौन कौन देखें? मिर्ज़ापुर, मुन्ना भैया। चलिए, तो वो लड़का शेर मारता है, उसके बाद फिर जेल चला जाता है। ठीक है। चलिए, तो वही है, भाषा में अगर आप प्रयोग कीजिएगा गंदे शब्दों का तो फिर आपको जो है किसी अच्छे जगह पे जब बोलिएगा तो आपको केस वगैरह भी हो सकता है। बोली में कुछ भी नहीं होगा, गांव घर में सब चलता है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता क्या है? अब देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, मैं हिंदी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप खुद अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं भेजिएगा। मुझे मालूम है आप कितने बड़े देशभक्त हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो धनी है अपना बेटा बेटी को हिंदी मीडियम में नहीं भेजेगा। हिंदी मीडियम गरीबों की भाषा बन के रह गई है। अगर ऐसी बात है ना, रियलिटी में अगर सरकार हिंदी को बढ़ावा देने खोजती है तो कर दे कि भाई जितना भी इंग्लिश मीडियम है सब में हिंदी पढ़ाई हो, हमारा एक भाषा हो। हिंदी गरीबों की भाषा है यार, रियलिटी में बता रहा हूँ, हिंदी में पढ़ के पागल हो गया। कुछ नहीं होता है हिंदी में। ठीक है, जितना भी बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है या फिर एसएससी का एग्ज़ाम होता है या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा जितना भी हाई लेवल का पोस्ट होता है सब इंग्लिश कंपलसरी रहता है। इंग्लिश मीडियम सब में कंपलसरी है। जितना भी नीट होता है, डॉक्टर का पढ़ाई हो गया, ठीक है, JEE हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है, बीटेक वाले जितने भी करते हैं, IIT वगैरह, नीट वगैरह, MBBS सब इंग्लिश में होता है। क्यों? हिंदी तो अच्छी बात है, तो हिंदी लागू करो। नहीं करेगा, हिंदी गरीबों की भाषा है। मैं लिख के देता हूँ, हिंदी गरीबों की भाषा है। आप अगर खुद कल अमीर बन जाएगा, अपना बेटी बेटे को हिंदी मीडियम में नहीं भेजिएगा। भेजिएगा? नहीं भेजिएगा। मालूम है यार, हिंदी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो हिंदी एक समय में था बहुत कारगर, लेकिन वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता खराब हो गई है। कोर्ट हो, चाहे कहीं हो, कचहरी हो, चाहे वो मेडिकल का पुर्जा आता, चाहे कुरकुरी का पॉकेट में भी इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में कुछ नहीं होता है। तो हिंदी हिंदी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, देश बदल चुका है। और जितना जल्दी हो सके आप लोग समझ जाइए कि हिंदी जो है केवल गरीबों को सताया जाने के तौर पे उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी से नाता तोड़ो दोस्त, अगर सही बता रहा हूँ, अगर कुछ करना है तो हिंदी से नाता तोड़ो। अमीर लोग ना इंग्लिश बोलता है, हिंदी को बोलने से भी कतराता है। हम लोग तो हिंदी में पढ़ाई लिखाई करते हैं। रियलिटी में बता रहा हूँ, जितना मैंने हिंदी पढ़ा इतना अगर इंग्लिश पढ़ लेता, ठीक है, तो मैं अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका होता। केवल इंग्लिश के चलते मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम फेल किया है। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, घंटा कुछ नहीं। हिंदी के चलते लोगों को सताया जा रहा है, हिंदी को लेके दबाया जा रहा है। ठीक है, जितना जल्दी इस बात को हो सके समझ लीजिए। अगर ऐसा है तो फिर पूरा नेता लोग या जितना प्राइवेट मीडियम में सब हिंदी मीडियम में कर दो कन्वर्ट। हम भी हिंदी पढ़ने के लिए एकदम इच्छुक हैं यार, खुद से बहुत अंदर से चाहते हैं हिंदी को, लेकिन कोई नहीं हिंदी को पढ़ेगा। हिंदी का ह तक तो आता नहीं है, और हिंदी दिवस झूठ मूठ कर चिल्लाने लगता है नेता लोग। कहेगा अपना बेटा बेटे को हिंदी मीडियम भेजा है, नहीं भेजेगा। हिंदी मीडियम में जीवन बर्बाद होता है। चलिए 5 मिनट मैंने तो इसी के लेक्चर पे दे दिया।
पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसा मैं बता रहा हूँ, कोई प्रोफेसर या नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उन लोग खुद अपना बेटा बेटी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, तो खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो यहाँ तक, और एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट की बात को समझ सकता है, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम हिंदी मीडियम। मेरा पूरा का पूरा पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में हुआ है। क्लास 1 से लेकर के 5 तक सरकारी स्कूल, झोला टांगते टांगते, नाक पोंछते पोंछते, फिर 6 to 8 वही होता है, झोला टांगो। 9 to 10 प्लास्टिक में जाओ। बैग लेने के लिए तो तरस गए थे यार कि बैग कब मिलेगा। 11-12 में बैग ले गए कॉलेज में। उसके बाद 12th के बाद फिर अपना पढ़ाई करो काम करके हिंदी मीडियम से। चलो वही आप लोग भी कर रहे हैं तो सब एक एक खेत का मूली है। चलिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हिंदी से पीछा छोड़ो, हिंदी से उतना लगाव मत रखो। हिंदी गरीबों की भाषा है। संपादक या लेखन की विशेषताओं को बताइए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे समाचार पत्र लेखन की समस्याओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन, और इसके बाद जो है आपका और 1-2 क्वेश्चन है। कहाँ गया? छठा क्वेश्चन है हमारा, महाभोज उपन्यास की मूल संवेदना क्या है, ये बताइए। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा का पूरा ई पेपर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ फ्री में। देखिए, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है और डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच करता है, आप लोग 10 रुपया समोसा खाने के नाम पे इस पर हमें फ़ोनपे कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोनपे, गूगल पे, UPI जो भी है सब में एक्सेप्टेड होगा। फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम सब चलेगा, ठीक है। 10 रुपया, ज़्यादा नहीं, 10 रुपया सेंड कीजिएगा। देखिए, मैं कोर्स सेल इसलिए नहीं करता हूँ ताकि हर कोई पढ़ सके। जिसका मन में इच्छा हो देने का वो देगा, नहीं देने का इच्छा है कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन 10 रुपया दीजिएगा तो मैं समोसा खाने का हो जाएगा। चलिए, 10-10 रुपया डालिए, मन है तो, ज़बरदस्ती नहीं है दोस्त, ठीक है। बाकी मैं कभी आपको पैसे के चलते पढ़ाई में कमी नहीं होने दूंगा। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में यार, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू। और ये पूरा का पूरा गेस्ट पेपर फ्री में है, आप पढ़िए, सब कुछ पढ़िए आराम से और एग्ज़ाम देने जाइए। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, चाहे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच करता है या ना मैच करता हो, ठीक है। गर्दा उड़ा के लिखिए और आगे बढ़िए। चलिए, बाकी बहुत सारी बातें करनी है, बाद में मैं बताऊँगा। नेक्स्ट MDC पेपर में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।